हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज मैं प्रतिशत से यानी परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ आपके लिए। जिन बच्चों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों, परसेंट पे हम कुछ बेसिक फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट हमने देखा था के पार्ट 1 में। आज हम इसके आगे देखने वाले हैं और आज देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस तो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज के वीडियो पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपये मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। तो दोस्तों, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है। तो आप जानते होंगे 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5। हम जानते हैं कि 40% की जो फ्रैक्शन होती है 2/5। और एक व्यक्ति ने अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पे खर्च किया है। मतलब 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 5 का 40% है वो कितना है? 2। मतलब पहले उसके पास टोटल जो धन था या उसका जो मासिक वेतन था वो कितना था? 5 यूनिट था। लेकिन उसमें से उसने 40% यानी कि 5 में से 2 उसने खर्च कर दिया भोजन पे। तो अब उसके पास बचा कितना? तो 3 यूनिट बचेगा उसके पास। तो हम इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे क्वेश्चन को कि उसके पास शुरू में जो धन था वो था 5 यूनिट। 5 यूनिट में से उसने 2 यूनिट खर्च कर दिया है फूड पे। ठीक है, अब 2 यूनिट फूड पे खर्च करने के बाद में 5 जो उसके पास बचेगा वो 3 यूनिट बचेगा। अब 3 यूनिट बचेगा। दोस्तों आप देखो, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। तो 5 में से 2 यूनिट खर्च करने के बाद में उसके पास बचेगा 3 यूनिट। और 3 यूनिट का 1/3 1/3 उसने खर्च कर दिया है किस पे? यातायात पे। अब इसका 1/3 कितना होता है बच्चों? तो 3 से 3 जब कैंसिल आउट होता है तो हमारे पास बचेगा 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया है। तो अब हम देखते हैं, इसने फूड पे तो खर्च कर दिया है 2 यूनिट और यातायात पे खर्च कर दिया है 1 यूनिट। तो उसके पास टोटल था, वो धन था या जो उसका वेतन था वो था 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में से फूड और यातायात दोनों को निकालने के बाद उसके पास जो धन बचा है वो बचा है 2 यूनिट। अब ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आगे यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन को, यहाँ से आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कि जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद, तो भोजन और यातायात पर खर्च के बाद उसके पास कितना बचा है? 2 यूनिट बचा है। तो ये बोल रहा है खर्च के बाद रुपयों का आधा है। और ये आधा कौन है? ये है 4500 रुपये। आप क्वेश्चन को यहाँ से फिर से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1/3 यातायात पर खर्च करता है। 1/3 उसने यातायात पे खर्च कर दिया, मतलब 1 यूनिट तो उसने यातायात पे खर्च कर दिया, 2 यूनिट उसने फूड पे खर्च कर दिया। और यदि 4500 रुपये मासिक बचाता है, ये जो 4500 रुपये बचा रहा है मासिक, ये हमें दे रखा है कि भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद में जो भी उसके पास वेतन बचा है का आधा है। तो उसके पास तो 2 यूनिट बचा है और इसका 2 यूनिट का आधा कितना होता है? होता है 1 यूनिट। और 1 यूनिट ही आपको दे रखा है 4500 रुपये, क्योंकि इसने कहा है 4500 रुपये मासिक बचाता है। जो बचे हुए धन का यानी भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद में जो धन बचा है उसका आधा है। उसका आधा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का जो हमें दे रखा है मान वो 4500 दे रखा है। अब हमसे पूछा है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? अब 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल ही गई है।
तो 5 यूनिट की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 4500 गुणे में 5, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो 22,500 रुपये। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार आप फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए और बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, यदि हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए कि अपने पास टोटल कितने मेंबर है, ए बी सी और डी। बस आपको रेशियो बना लेना है। आपको पता है कि 25% की फ्रैक्शन भी आपको पता है, 10% की भी आपको पता है और इस 25 की भी आपको यहाँ पे पता है। तो बस आपको फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट ही लगाना है। ए को बी से 25% अंक अधिक, तो 25% की जब हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो हमें मिलेगी 1/4। तो इसने कहा है ए को बी से 25% ज्यादा। अब मुझे पता है 25% तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक को। 25% तो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कंप्लीट है वो 4 है। और बी को, सॉरी, ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, ए को ज्यादा प्राप्त हुए। अगर बी को 4 हुए हैं तो उसको 25% ज्यादा हुए ए को, तो 4 का जो 25% है वही तो एक है, मतलब उसको कितने प्राप्त हुए होंगे, 4 तो प्राप्त हुए ही है और एक एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ है। तो इसको अगर बी को 4 मिला है तो कितना मिला है, 5 अंक मिले हैं। तो बस यही आपको समझ लेना है, ए को ज्यादा मिला है 25%, ठीक है, तो बी को अगर 4 मिला है तो ए को मिला है 5। नेक्स्ट हम देखते हैं, बी को सी से 10% कम, तो 10% की फ्रैक्शन, और 10% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/10, और ये है बी को सी से कम मिले, मतलब सी को ज्यादा मिले, तो सी को तो मिले होंगे कितने, 10, और उसको मिले हैं 10% कम, और इसका 10% ही तो एक है, मतलब एक कम मिला है किसको, बी को। सी को तो ज्यादा मिला है तो सी को तो मिला है 10। तो सबसे पहले आप सी का लिखो, सी के नीचे सी को मिला है 10 और बी को मिला है इससे 10% कम, मतलब एक कम, तो यानी इसको मिला है 9। उसके बाद हम देखते हैं सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, तो 25% की फ्रैक्शन वापस यही 1/4, तो ज्यादा किसको मिले हैं, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, सी को मिले हैं डी से ज्यादा, तो डी को 4 मिले हैं तो इससे 25% ज्यादा, यानी कि एक ज्यादा मिला है किसको, सी को। तो अगर डी को मिला है 4 तो इससे 25% यानी एक ज्यादा मिला है किसको, सी को। बस आपको ये समझ लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम, अब यहाँ पे हमें इनको इक्वल बनाना है रेशियो को। हम देख रहे हैं कि बी की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, तो हमें इनको सेम बना लेना है। किसी भी रेशियो को सेम बनाना है तो आपको ऐसे ही करना है। हम आगे भी अनुपात और समानुपात में ये देखेंगे किस तरीके से इक्वल बनाना है, तो आप इसको यहीं पे सीख लीजिए कैसे हम इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, हमें इनको इक्वल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही बी की वैल्यू है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ 9 से गुणा कर सकता हूँ और यहाँ 4 से कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ 9 से करूंगा तो फिर मुझे यहाँ भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 4 से गुणा किया है तो यहाँ भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हो गया 40। अब सी की यहाँ तो 40 है वैल्यू और यहाँ पे 5 ही है, इनको भी सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 8 से गुणा कर सकता हूँ तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये 40 पहले से है तो यहाँ भी कितने से गुणा कर दूँ, 8 से गुणा कर दूँ। बस हो गया आपका काम। अब आप बना लीजिए इनका रेशियो। तो ए का कितना हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया। बी का हो गया आपके पास 36, और जो सी का हुआ है, सी का हो गया आपके पास 40 और डी का हो गया आपके पास 32। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डी है, डी को
500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हैं, 320 अंक प्राप्त हुए, जबकि हुए कितने हैं उसको 32 अंक प्राप्त हुए। 32 अंक नहीं, हम यूनिट बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है ये यूनिट है। तो 32 यूनिट मिला है डी को तो, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इसको 320 अंक मिले हैं, मतलब 32 यूनिट है, वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 320 अंक को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 320 और बटे में 32। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा एक यूनिट है वो 10 अंक के बराबर है। एक यूनिट 10 अंक के बराबर है। तो हम देख रहे हैं, हमें पूछा है ए को कितने अंक प्राप्त हुए। ए को तो 45 यूनिट प्राप्त हुए। अब एक यूनिट 10 अंक के बराबर है, तो 45 यूनिट किसके बराबर होगी। तो हमें पता है ए को कितने मिलेंगे 45 यूनिट मिले हैं। 45 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 गुणे में 10, क्योंकि एक यूनिट है वो 10 के बराबर है, तो 45 यूनिट 45 गुणे में 10 यानी कि 450 अंक के बराबर। ए को जो मिले हैं अंक मिले हैं 450। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा। तो ये थोड़ा सिंपल ही है क्वेश्चन। देखते हैं हम कैसे इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कैसे सोल्व करना है। सिंपली आपको पता है ए का 5%, 5% लगा दीजिए आप, तथा बी के 4%, तो बी का 4%। आप इसको डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो इनको। आप यहीं से आप डायरेक्ट माइंड में ही इनको कैंसिल आउट करके ही लिखा करो, आदत बनाओ आप अपनी, तो फिर आपकी आदत। ए के 6% और बी के 8% के योग का ए का 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो हमें पूछा है ए अनुपात बी क्या होगा। तो दोस्तों सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, तो पहले हम देख लेते हैं। देखो आप यहाँ से देख रहे होंगे ये 5a/100 और ये 4b/100। आप इसको बहुत इजीली और जल्दी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको मुझे पता है नहीं है कौन से बच्चों को कितना आता है, क्योंकि मैं यही देख करके चलता हूँ कि इसको बिगिनर्स भी देख ही रहे होंगे, जो फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हैं तो उनको मुझे समझाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 6a और बटे में 100 प्लस 8b बटे में और मल्टीप्लाई 2/3। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप चाहो तो आप 100 को इसमें से कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि आप जब यहाँ से भी 100 को कॉमन लेने वाले हो और इधर से भी 100 को कॉमन लेने वाले हो, तो 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो ही जाना है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 5a प्लस 4b और यहाँ आप 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6a मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 8b मल्टीप्लाई 2/3। 3 से यहाँ देखोगे आप इसको, ये 2 बार कैंसिल आउट करेगा और यहाँ से हम देख रहे हैं 5a प्लस 4b बराबर, यहाँ आपके पास 4a प्लस 16b और बटे में 3। हम देख रहे हैं जब a को हम एक तरफ करेंगे, अगर मैं 4a को तरफ लेकर के जाऊंगा तो -4a हो जाएगा, और यहाँ पे 16/3 b और माइनस b को इस तरफ लेकर के आऊंगा मैं, ये माइनस का। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा 5a माइनस 4a, a बराबर a मिलेगा आपको, और यहाँ पे आप बटे में 1 करके एलसीएम ले सकते हो, या मैंने आपको ये बताया कि आप डिनोमिनेटर को सेम बना लो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखिएगा ये b है, ये 3 नहीं है।
उसके बाद हम देख रहे हैं ये 16 बी है और ये 12 बी हो गया, तो 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4 बी मिलेगा आपको और बटे में आपको 3 मिलेगा। उसके बाद हमें चाहिए ए और रेशियो बी, तो बी को आप डायरेक्टली के अपॉन में लेके आ सकते हो, तो ए अपॉन में बी बराबर, मैं इधर लिख देता हूँ, ए बटे में बी, तो ये मिलेगा आपको 4/3। सिंपली हमें जो रेशियो मिला है वो 4/3 मिला है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्चा वही रहे। दोस्तों इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस है और जब हम इसको कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर मिलता है, ये आपको सबको पता है। या मैं कहूँ तो मूल्य को जब मैं खपत से गुणा करता हूँ तो आपको मिलेगा खर्चा, और ये आप सब जानते होंगे। अब हमारे क्वेश्चन में आप ये देखो कि खर्चा हमें वहीं रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खर्चा वहीं रखना है। चलो खर्चा वहीं रखना है, मतलब इस खर्चे को तो मुझे क्या करना है, इसको तो मुझे कांस्टेंट रखना है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है। खर्चा मेरे पास वही है, जो पहले खर्चा था वही खर्चा मेरे पास अभी है। लेकिन इसने किया क्या है, मूल्यों में 20% की वृद्धि कर दी। अब आप खुद सोचो, मूल्य को इसने बढ़ा दिया है तो क्या खपत बढ़ेगी या कम होगी? अगर आपको खर्चा वही रखना है और मूल्य बढ़ गया हो तो खपत में क्या करना पड़ेगा आपको? ऑब्वियसली आपको कमी करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 100 रुपये लेकर के मार्केट गए और आप चीनी खरीद के लाए 100 रुपये में 5 किलो, ठीक है। और अब मान लीजिए कि हुआ क्या, चीनी का मूल्य बढ़ गया है, चीनी का मूल्य बढ़ गया है और आप अभी भी 100 ही रुपये लेकर के गए हो मार्केट में, लेकिन क्या अब आपको उतनी चीनी मिलेगी जितनी पहले मिल रही थी? क्योंकि अब मूल्य बढ़ गया है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 100 रुपये में ही चीनी खरीदनी है, तो लेकिन अब उसकी अब आपकी जो खपत है वो आपको कम करनी पड़ेगी अगर आपको खर्चा वही रखना है तो हमारे क्वेश्चन में इसने यही कहा है कि हमने खर्चा वही रखा है। तो खर्चा वही रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि खपत में कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मूल्य में जिस रेशियो में वृद्धि होगी खपत में उसी रेशियो में कमी होगी। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है, आज के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 20% की वृद्धि हो जाती है मूल्यों में, तो 20% और 20% की फ्रैक्शन तो हम जानते हैं 1/5 होती है। 20% है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक को, मतलब एक की कमी हो जाती है। और 5 का तो 20% है वही तो एक है, और 5 तो कंप्लीट वैल्यू बताता है, ये हमें पता ही है। मतलब प्राइस पहले कितने थी, 5 थी, और अब हो गई है क्या, वृद्धि हो गई है, एक 20% की वृद्धि हो गई है, मतलब एक की वृद्धि हो गई है। तब पहले जो मूल्य था वो था 5 यूनिट, और अब कितना हो गया मूल्य उसका, 5 प्लस में 1 उसकी वृद्धि हो गई है, मतलब अब हो गया हमारे पास कितना, 6 यूनिट। तो जो खपत है, भी मैंने आपको बताया खपत उसी रेशियो में कम हो जाएगा। अगर ये 5 से 6 हो गया है तो खपत 6 से कितना हो जाएगा, 5। तो ये खपत हो गई। हम ये जानते ही है कि मूल्य जितने प्रतिशत से वृद्धि कर रहा है, जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में खपत उसका बिल्कुल मूल्य का उल्टा ही होगा। आपको रेशियो उल्टा कर देना है और कुछ भी नहीं है। अगर 5 यूनिट से 6 यूनिट उसका मूल्य हुआ तो 6 यूनिट से 5 यूनिट उसकी खपत होगी। तो खपत में इसकी कमी हुई है, वो कितनी हुई है हम देख रहे हैं। ये पहले की बात है और ये अब की बात है, मतलब 20% की वृद्धि होने के ये बाद की बात है अभी की, और ये पहले की बात है जब वृद्धि नहीं हुई थी। तो पहले वो 6 यूनिट खरीद रहा था, अभी वो 5 यूनिट खरीद रहा है। तो इसने क्या किया, 1 यूनिट की कमी कर दी अपनी खपत में, और 1 यूनिट की कमी किस पे कर दी,
किस पे की है उसने, पहले 6 खरीद रहा था ना, तो 6 पे उसने क्या किया, 1 यूनिट की कमी कर दी। 6 पे उसने 1 यूनिट की कमी कर दी, तो परसेंट निकालना है हमें, तो 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1/6 की जो फ्रैक्शन है, ये आप सबको पता होगा 16.66%। ये हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो ये जो फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उनको लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। 25%, आप सबको पता है दोस्तों कि 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4। मतलब मजदूरों की संख्या पहले कितनी थी, 4, लेकिन अब बढ़ा दी एक, क्योंकि 4 का जो 25% है वही तो 1 होता है। ठीक है, अगर हम बढ़ा रहे हैं कोई चीज, तो इस पे हम कुल जो मूल मान होता है इसी पे हम बढ़ाते हैं और इसी पे कम करते हैं। अगर कम कर रहे हैं तो 4 में से कम कर देते हैं, और बढ़ा रहे हैं तो 4 में से जो बढ़ रहा है जितना प्रतिशत वो बढ़ा देते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे अभी तक। तो पहले जो मजदूर थे वो 4 थे, अभी जो मजदूर है वो 25% बढ़ा करके कितने कर दिए, 5 कर दिए। मतलब 4 का 25% 1 ही होता है, तो 1 बढ़ा करके अब कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये पहले की बात है, और ये अब की बात है। पहले मजदूर थे 4, अभी मजदूर है 5। तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है। अब 25% की फिर से फ्रैक्शन 1/4, लेकिन इस बार क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब पहले जो मजदूरी थी वो 4 थी, अब 1 की कमी हो रही है। मतलब 1 की कमी हो रही है, मतलब अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो पहले 4 थी, अभी 3 हो गई। तो पहले जो मजदूरी थी वो 4 थी, और अभी जो मजदूरी है वो 3 हो गई। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, ये है मजदूरों की संख्या, और ये है आपके पास की मजदूरी। अब मजदूरों की संख्या है और मजदूरी है, आपको पता है जब मजदूरों की संख्या को मजदूरों से गुणा करेंगे हम, तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा कि उन मजदूरों को कितने रुपए मिले हैं कुल मिला करके। तो पहले जो 4 मजदूर थे उनको टोटल जो मिलते थे वो 16 यूनिट मिलते थे, और अभी मिल रहे हैं उनको 15 यूनिट। जो टोटल मजदूरी में गिरावट आई है वो कितना परसेंट आई है, पहले 16 यूनिट मिल रहा था, अभी 15 यूनिट मिल रहा है। गिरावट कितने की आई, 1 यूनिट की गिरावट आई है। कितने पे आई है, वही 16 यूनिट पे आई है, क्योंकि 16 पहले मिल ही रही थी। तो 100 पे कितनी आएगी, हमें तो परसेंट चाहिए। तो 100 पे कितनी आएगी, 1/16। 1/में हम जानते हैं, हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 से जब कैंसिल आउट करेंगे 25, और 4 से इसको करेंगे 25/4। तो ये देख लीजिएगा आप कि अपने ऑप्शन है वो किस फॉर्मेट में है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लेना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी के कारण रमेश 320 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक टाइप बनता है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पहले ही समझ लिया है, बस आपको इतना सा समझ लेना है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ गई है। अब मूल्य में कमी आई है इस बार, फिर से हमें वही करना है। मूल्य में 20% की कमी, तो 20% की फ्रैक्शन होती है वो 1/5 हो गई, और इस बार कमी आई है तो माइनस, मतलब पहले 5 में मिल रही थी और अभी 4 में मिल रही है। तो पहले 5 में मिल रही थी और अभी 4 में मिल रही है। ये तो मूल्य आ गया, और उसके बाद में हम जानते हैं जो खपत होती है वो इसकी इसका उल्टा ही तो करना होता है आपको खपत में। ये 4 यूनिट पहले खपत हो रही थी, और अभी जो खपत हो रही है वो 5 यूनिट खपत हो रही है। अब दोस्तों इसमें एक चीज समझने की है कि हमें जो 320 रुपए दिए हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसा सोचते हैं कि ये 320 रुपए है ना, ये फिक्स नहीं है।
क्योंकि 320 रुपए की वजह से 5 किलो चीनी अधिक आ गई, वो ऐसा सोच लेते, जबकि ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको ये समझना है कि थे तो उसके पास पहले भी 320 रुपए, खर्चा तो उसने पहले भी 320 का ही किया था, लेकिन हुआ क्या, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ गई और कमी के कारण अब उसको 5 किलो चीनी ज्यादा मिल रही है 320 रुपए में। पहले भी खर्चा तो 320 ही था, लेकिन अब भी 320 ही है, लेकिन बस फर्क ये पड़ा है कि अब उसको 5 किलो चीज एक्स्ट्रा मिल रही है पहले से, क्योंकि मूल्य में कमी आ गई है, ना कि खर्चे में कोई परिवर्तन हुआ है। बस आपको इतना समझ लेना है और फिर आप इजी पढ़ लोगे। तो ये आई है, यहाँ पे खपत में वृद्धि हुई है, पहले खपत थी उसकी 4 यूनिट, अभी जो खपत हुई है उसकी 5 यूनिट हुई है। तो खपत में कितनी वृद्धि हुई है, 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, जबकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो 5 केजी की वृद्धि हुई है खपत में। 1 यूनिट है वो 5 केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 1 यूनिट 5 केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20 केजी को रिप्रेजेंट करेगा। और जो 5 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 25 केजी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब पहले वो 20 किलो चीनी खरीद रहा था और अभी वो 25 किलो चीनी खरीद रहा है। ये जो 20 किलो चीनी खरीद रहा है वो भी 320 रुपए में ही खरीद रहा है, और ये 25 किलो चीनी खरीद रहा है, ये भी 320 रुपए में ही खरीद रहा है। बस आपसे जो पूछा है अब वो बता दीजिए। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था प्रति केजी, मतलब 1 किलो चीनी पहले कितने में आती थी, तो पहले वो एक 20 किलो चीनी खरीदता था 320 रुपए में, तो 1 केजी की कीमत क्या होती होगी। ये अब आपको बड़ा इजी हो गया आपके लिए। 320 रुपए में उसने कितनी खरीदी, 20 किलो खरीदी, तो 1 केजी कितने में खरीदी उसने, 10 रुपए पर केजी में हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। और अगर आपसे पूछता कि बाद में कितनी खरीदता था, बाद में उसने कितना खरीदा है, किस हिसाब से खरीदा होगा, 25 केजी मिली है उसको 320 में, तो आप 320 में 25 से भाग करोगे तो मिल जाएगा आपको आंसर। ये देख लेना आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल लेना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु की कीमत में 21% की वृद्धि से एक आदमी 100 रुपए में 3 केजी अधिक खरीद सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आए तो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए मैं खुद ही आपको समझा देता हूँ। वैसे आप और ऐसे क्वेश्चंस देख करके और आप प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे क्वेश्चंस है और एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो कीमत में 21% की कमी करने के कारण कीमत में 21% की कमी हो गई। अब 21 प्राइम नंबर तो नहीं है, ये 21 की फ्रैक्शन वैल्यू तो यही बनने वाली है, क्योंकि ये फर्दर कैंसिल आउट तो हो। तो आप ये समझ लीजिए, तो पे ही आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कमी आ गई 21% की। तो आप ये देखिए कि पहले 100 यूनिट था, वस्तु की कीमत पहले 100 यूनिट थी और अभी 79 यूनिट हो गई है। ये तो मूल्य की बात हो गई है कि 21% की कमी आ गई है कीमत में। तो खपत की अगर हम बात करेंगे, खपत कितनी हो जाएगी, खपत तो आपको पता ही है, मूल्य का आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, खपत मिल जाएगी। पहले उसकी खपत इतनी हो रही थी और अब उसकी खपत इतनी हो रही है, ठीक है। और खपत में कितनी वृद्धि हो गई, उसकी कीमत में कमी आई है तो खपत में तो वृद्धि होगी, और खपत में वृद्धि हुई है उसकी 21 यूनिट की। और 21 यूनिट की जो वृद्धि हुई है किसके बराबर है, 3 किलोग्राम के बराबर है। मैं बात करूं 1 यूनिट की, 1 यूनिट आएगा अपने पास 3/21, या मैं कहूँ 1/7 केजी। तो ये आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई है, 1/7 किलोग्राम। अब 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ 1/7 से गुणा करूंगा तो ये 100 यूनिट की मिल जाएगी किलोग्राम में। और यहाँ भी अगर 1/7 से गुणा कर दूंगा तो ये भी आपको किलोग्राम में खपत मिल जाएगी। बस अब आपसे पूछा है वो बता दो आप। आपको पूछा है कि 100 रुपए में, तो खर्चा उतना ही है, ध्यान रहे खर्चा उतना ही है जितना पहला था। पहले भी 100 रुपए में
चीनी जितनी खरीदता था अब उससे वो कीमत बढ़ गई है, सॉरी कीमत में कमी आ गई है, जिससे वो ज़्यादा खरीद रहा है 3 किलो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वहीं आपका खर्चा है। आपसे पूछा है कि वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ दाम बताओ। घटा हुआ दाम कौन सा था दोस्तों? घटा हुआ दाम ये था। तो आप क्या करोगे, 100 रुपये में कितने किलोग्राम आप चीनी खरीद रहे हो, तो इससे आप डिवाइड कर दोगे। तो 100 गुणे में 1/7। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 7 पर चला ही जाएगा, तो 7 वह इसका फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैंने लास्ट में ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, कीमत में वृद्धि होती है या कमी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको और सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो या थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक बार आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको जल्दी ही साइंस के भी वीडियोस देने वाला हूँ और साथ में रीजनिंग के भी मैं वीडियोस देने वाला हूँ। थैंक यू।